नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस। ठीक है, आज के आर्टिकल में कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट आ सकता है और एग्जाम्स में क्या क्या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का। नेपाल गेट्स इज फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर सुशीला कर्की। थोड़ा नेपाल का देखते कि नेपाल का स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रूल है, वो कैसा रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके मतलब 1950 हाँ यहाँ से देखेंगे। ठीक है, कि ये बना कैसे, ठीक है, ये हुआ कैसे। एसएससी सीजीएल ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एसएससी सीजीएल वालों पे कुछ ये हो जाएगा, ये ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे इसके ऊपर। खाली बता दूंगा कि कहाँ प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, डिजिटाइजिंग मैन्युस्क्रिप्ट विल हेल्प कर इंटेलेक्चुअल पायरेसी। अभी जो ज्ञान भारतम हुआ है ना अपनी दिल्ली में, उसमें अपने मैन्युस्क्रिप्ट्स को हाईलाइट किया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, काठमांडू रिजोल्यूशन, इसके बारे में देखेंगे। आरटीआई शिफ्ट, राइट टू डिनाई इंफॉर्मेशन, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। स्कैम स्पेस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुड प्रोएक्टिवली रिमूव फ्रॉडलेंट कंटेंट, इसके ऊपर बात करेंगे। ये थोड़ा बैंकिंग से रिलेटेड होगा, एफएसआईबी। ठीक है, लेकिन यूपीएससी में इसमें क्योंकि पीवाईक्यू में इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, 2017 के पीवाईक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसलिए इसका भी थोड़ा देख लेंगे। फ्रांस सेंड्स जेट्स टू पोलैंड एज यूके रैम्स यूपी अप सैंक्शंस, नॉट यूपी। रशिया बेलारूस स्टार्ट मिलिट्री ड्रिल्स, वेस्ट वॉचेस वार्ले। देखते हैं वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस है क्या कुछ। ठीक है, इंडिया इज फाइंडिंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रीजिंग अनरिलायबल, मतलब ट्रम्प का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिलायबल नहीं है, वही बता रहे हैं। वोट थेफ्ट, राहुल गांधी रो रहा है फिर से, फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, मोदी जी का मणिपुर में विजिट, नेपो बेबीज, थोड़ा इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, मेजरली देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 नेपाल के ऊपर ही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। France sends jets to Poland as UK ramps up sanctions. France on Friday it's deploying fighter jets to Poland, and the UK announced fresh sanction targeting Russia's oil reserve, announced war machine as Europe's first mission. अभी देखिए इसका सारांश में समझिए कि ये जो ट्रिगर हो रहा है इसमें वर्ल्ड वॉर 3 आ सकता है, इसमें वर्ल्ड वॉर 3 ट्रिगर हो सकता है। जानिए कैसे, देखिए अभी रिसेंटली जो अपना रशिया है, इसने जो अपना पोलैंड है, पोलैंड पे ड्रोन से एयर स्ट्राइक किया है, उसको पोलैंड ने अच्छा खासा उसको ये रिटेलिएट कर दिया। लेकिन क्या पोलैंड ड्रोन और रशिया, सिंपल ऐसे डालेंगे तो आ जाएगा न्यूज में। NATO strengthen defense after Russia drones shot down over Poland। ठीक है, रशिया का ड्रोन पोलैंड में पाया गया, शॉट डाउन। ठीक है, अब देखिए जो पोलैंड है ये है NATO का मेंबर, NATO। ठीक है, NATO जो 1948 के अराउंड समथिंग फाउंड हुआ था। इसका कैपिटल बेल्जियम में है, बेल्जियम ब्रसेल्स, BRUSSELS, ब्रसेल्स में इसका ये है। ठीक है, हेडक्वार्टर इन ब्रसेल्स। अब देखिए ट्रिगर क्या हुआ, जो आर्टिकल 5 ऑफ NATO अगर ये एक्टिवेट हो गया तो ऑल ओवर जो NATO के मेंबर्स है, अराउंड 30 मेंबर्स है, 30 या 32 मेंबर्स है। अभी लेटेस्ट स्वीडन ने ज्वाइन किया है, किसने? स्वीडन ने अभी लेटेस्ट ज्वाइन किया है। ठीक है, अगर आर्टिकल 5 एक्टिव हो गया तो ऑल ओवर जो 32 नेशन, उनको रशिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर करना पड़ेगा। और जब 32 नेशन रशिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर करेंगे तो वर्ल्ड वॉर 3 तो हो ही जाएगा। वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि शुरुआत होने वाला है, कि ट्रिगर कर रहा है। देखिए यूके ने रशियन ऑयल पे सैंक्शन लगा दिया। इसी देखिए रशियन का जो इकोनॉमी है ना, ये बुरी तरह कोलैप्स कर रहा है, धीरे-धीरे कोलैप्स कर रहा है। हालांकि इंडिया, चाइना, इन लोगों ने रशिया का इकोनॉमी थोड़ा बहुत संभाला है। कैसे? उनका रशियन ऑयल परचेज करके। लेकिन रशिया का जितना ये नीचे मतलब उसका इकोनॉमी फॉल होगा, उतना ही वो पूरा ये हो जाएगा,
और उसको ना चाहते हुए वर्ल्ड वॉर 3 आरंभ करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन सेड टू डिप्लॉय 3, अब देखिए जो फ्रांस है और यूके है ये लोग अपना जेट डिप्लॉय कर रहे हैं, जेट्स पोलैंड में, ताकि उसकी मदद कर सके, क्योंकि देखिए फ्रांस और यूके दोनों नाटो के मेंबर्स हैं। फ्रांस और यूके दोनों भी नाटो के मेंबर्स हैं, ठीक है। नाटो का हेड ने जो मतलब हालांकि इसका हेड कोई आता नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कि यूएसए सबसे पावरफुल है, ठीक है, उसको आना ही पड़ेगा क्योंकि नाटो का आर्टिकल 5 का ये रूल है, ठीक है। तो ये शुरू हो सकता है, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। अब दोनों कंट्री न्यूक्लियर पावर्ड है ना, दोनों कंट्री न्यूक्लियर पावर्ड है, तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने का देखिए। रशिया बेलारूस स्टार्ट मिलिट्री ड्रिल्स एज वेस्ट वॉचेस वायरली, देखिए एक ज़ैपेड एक्सरसाइज है, कम्स रशियन फोर्स ग्राइंड अक्रॉस द स्प्रॉलिंग फ्रंट लाइन इन यूक्रेन में ज़ैपेड एक्सरसाइज मतलब कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। अब इसी में देखा जा रहा है कि देखिए हैवी जो ये रशियन डिफेंस मिलिट्री फुल्ली इक्विप्ड है, इसमें क्या क्या आर्मर्ड व्हीकल है, हेलीकॉप्टर्स है, नेवी शिप्स है, टेकिंग पार्ट इन द ड्रिल्स, मतलब इतना ज़्यादा हैवी इक्विप्ड, इतना ज़्यादा हैवी इक्विप्ड जो है ये कौन पार्ट लेता है, मतलब कुछ तो शुरू हो रहा है, ठीक है। तो NATO eastern flank member border Russian Belarus are on high alert over the drills, some of which helping Belarus Gordon region, Poland, Lithuania, Minsk said. वो मतलब चांसेस दिख रहे हैं कि अगर ऐसे चलता रहा, जो अपना ज़ैपेड एक्सरसाइज है, ड्रिल्स है, अगर चलता रहा तो इसका सोवरेनिटी पे खतरा है। अभी देखिए पोलैंड पे भी अगर अटैक कर दिया तो वर्ल्ड वॉर 3 पक्का है, ठीक है। अब देखिए वर्ल्ड वॉर 3 एक आता है वार्सो पैक्ट, ठीक है। अब इसमें कुछ कंट्रीज है, जैसे अपने बेलारूस हो गया, रशिया हो गया, ठीक है, ये सब कुछ कंट्रीज है। अब एक और आता है ये अपने रशिया का कॉन्फेडरेशन ऑफ मेंबर, ऐसा कुछ आता है, ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ मेंबर, जिसमें कजाकिस्तान मेंबर है। ये भी एक तरह का नाटो जैसा ही है, कॉन्फेडरेशन ऑफ मेंबर रशिया। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मतलब आ नहीं रहा, ठीक है, लेकिन कॉन्फेडरेशन है, ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ मेंबर्स ऐसा कुछ है, ठीक है, जिसमें कजाकिस्तान हो गया, रशिया हो गया, बेलारूस हो गया, ये सब पार्ट है उसके, ठीक है। अब अगर नाटो का फोर्स उधर से आ रहा है तो इनका फोर्स है, जैसे कजाकिस्तान हो गया, रशिया हो गया, बेलारूस हो गया, ये सब भी एक्टिव पार्ट लेंगे, ठीक है, एक्टिव पार्ट लेंगे वर्ल्ड वॉर 3 में। तो वर्ल्ड वॉर 3 होने का चांसेस लग रहा है, चांसेस दिख रहा है, ठीक है। देखिए नेपाल गेट्स इज फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर सुशीला कर्की, ठीक है। इंडिया वेलकम न्यू इंटरिम गवर्नमेंट से सो ब्रिंग पीस एंड स्टेबिलिटी। अब देखिए इसको थोड़ा डिटेल में, थोड़ा हिस्ट्री में समझते, ठीक है। ये है राणा, ठीक है। अब देखिए शुरुआत से समझते हैं कि जो नेपाल है, यहाँ पे कौन कौन से टाइम पे कैसे कैसे प्रोटेस्ट आए। अभी ये नेपाल के फर्स्ट एवर वुमेन प्राइम मिनिस्टर है, पता है इंट्री में है, अभी इलेक्शन वगैरह होंगे तो मे भी हो सकता है अगर जीत गए तो लॉन्ग टर्म के लिए हो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर। ये पहले चीफ जस्टिस रह चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल रह चुके हैं। तो अब देखिए ये वही है कि इनको ओथ वगैरह दिलाया बस आके। अब देखिए शुरुआत करते हैं यहाँ से 1846। यहाँ पहले राणाओं का राज था, राणा, ठीक है। राणा ने जो कोर्ट मैसेकर है, ठीक है, कोर्ट मैसेकर में, ठीक है, कोर्ट मैसेकर इन लोगों ने जीत हासिल किया, ठीक है। अब वहां से जो राणा है हेरिडेटरी के तौर पे प्राइम मिनिस्टर रहते रहे पूरे 100 साल तक,
ठीक है। और जो मोनार्क था, ये प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है। और जो मोनार्क था, जो राजा था, वो सिर्फ नॉमिनल हेड है कि हाँ जैसा आप बोले वैसा मैं कर रहा हूँ, मतलब राजा की कोई वैल्यू नहीं वहां पे। कब तक? 1951 तक, 1951 तक, ठीक है। 1951 तक राजा को वैल्यू नहीं। जो राणास है, राणास, अब देखिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा है, क्योंकि अभी इनका जो लिनियज है, इनके बाद कौन आया कौन आया, ये जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि एग्जाम से आपको कभी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। अब यही देखिए 1951 में जो राजा त्रिभुवन है, राजा त्रिभुवन और कांग्रेस ऑफ नेपाल, कांग्रेस ऑफ नेपाल, कांग्रेस ऑफ नेपाल, मतलब और इंडिया ने भी फोर्स किया, इंडिया ने भी सपोर्ट किया 1951 में कि नेपाल में जो राणाओं का ये राज है उसको कम करके मोनार्की सेटअप किया जाए, ठीक है, मोनार्की। तो इनको पीछे हटना पड़ा, क्योंकि इंडिया जब इतना बड़ा कंट्री आ गया तो इनको पीछे हटना पड़ा, और फिर यहाँ पे मोनार्की रूल हो गया शुरू। 1951 से मोनार्की रूल शुरू हो गया, ठीक है। 1951 से मोनार्की रूल शुरू हो गया, मोनार्की। अब देखिए मोनार्की है, आपने ऑल ओवर वर्ल्ड देखा कि जहां पे मोनार्की है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ठीक है। अब मोनार्की तो करप्शन तो होगा ही। तो 1960 से फिर से 1960 में फिर से प्रोटेस्ट वगैरह होता है, ठीक है, प्रोटेस्ट वगैरह फिर से होता है। अब यहाँ पे जो मोनार्क है ये पंचायती सिस्टम एस्टेब्लिश कर देता है, पंचायती सिस्टम, मतलब मोनार्क एक है, लेकिन जो नेपाल में मोस्टली मोनार्क रूल कर रही है, सॉरी पंचायत रूल कर रही है, जगह जगह पे पंचायती रूल चल रहा है, ठीक है, पंचायती रूल जगह जगह पे चल रहा है। तो पंचायती सिस्टम पूरा ये हो गया। अब इससे क्या हुआ, ओलिगार्की फैल गया, लोकल लीडर्स उभर के आ रहे हैं, मॉइस्ट, कम्युनिस्ट, ठीक है, ये लोग उभर के आ रहे हैं कि नहीं अब पंचायत में, क्योंकि डेवलपमेंट कुछ हो नहीं रहा था, डेवलपमेंट कुछ हो नहीं रहा था, ठीक है। तो ऐसे फिर 1980s में होता है, 1980s में होता है, फिर 95 में होता है, फिर 2006 में होता है। लंबा प्रोटेस्ट चलता रहता है, लंबा प्रोटेस्ट चलता है, मतलब हर बार गवर्नमेंट को एक्शन ले रही है, वो उसका आउटकम्स पॉजिटिव नहीं आ रहा है, उसका आउटकम पॉजिटिव नहीं आ रहा है, तो इसीलिए बार बार गवर्नमेंट नया एक्शन लेती थी, उसका कुछ ये नहीं आता। फिर जन आंदोलन, जन आंदोलन, यहाँ पे पहले भी एक बार जन आंदोलन हो चुका है, जन आंदोलन 1 और ये है जन आंदोलन 2। अब यहाँ पे जन आंदोलन 2 में जो मोनार्की है, जो मोनार्की है इसको हटा के डेमोक्रेसी लाते हैं, ठीक है, इसको हटा के डेमोक्रेसी सेटअप करते हैं, डेमोक्रेसी सेटअप करते हैं 2005 में, ठीक है, 2005 में ये डेमोक्रेसी। लेकिन फिर भी इनका चल नहीं रहा है, करप्शन वगैरह फिर भी नेपाल में चल ही रहा है। अभी जो 2025 का जो जेनजी रिवॉल्यूशन है, जेनजी रिवॉल्यूशन, ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ये जेनजी एक रिवॉल्यूशन ही हो गया है, समझ लीजिए। अब गवर्नमेंट में कुछ और चेंजेस आएंगे। देखिए रिवॉल्यूशन क्या होता है और मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। रिवॉल्यूशन मतलब अब गवर्नमेंट का सेटअप ही चेंज करना पड़ेगा। मे भी हो सकता है कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, अगर प्रोटेस्ट नहीं रुका तो इसमें और चेंजेस आ सकते हैं। अब डेमोक्रेसी से बेटर क्या हो सकता है, अभी फिलहाल अभी के जो फिलोसोफर्स हैं, अभी डेमोक्रेसी से बेटर क्या हो सकता है, डेमोक्रेसी से बेटर क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये है इसका पूरा ये सिस्टम कि कैसे कैसे अभी डेमोक्रेसी चल रहा है। अभी डेमोक्रेसी में ये अभी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनी हुई है, ये अभी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनी हुई है, ठीक है। ये है इसका लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये आपको रोज आए दिन देखने मिल जाता है। खाली इतना डिस्कस करेंगे कि अ कैंसिलेशन नोटिस पोस्टेड एट वन ऑफ द दिल्ली सेंटर सेड दिल्ली एंड गुड़गांव एग्जाम वर कॉल्ड ऑफ ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। इतना डिस्कस करेंगे कि एसएससी के एग्जाम फिर से कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एसएससी ने फील्डिंग सेट कर दिया है, सुना है मैंने, एसएससी ने फील्डिंग सेट कर दिया जो टीचर्स के लिए। तो टीचर्स के लिए भी एसएससी के ऊपर कुछ बोलना खतरनाक साबित हो सकता है। डिजिटाइजिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स विल हेल्प
कर्ब इंटेलेक्चुअल पैरेसी। यहाँ पे देखिए इस आर्टिकल में उतना एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, लेकिन देखिए अभी रिसेंटली ज्ञान भारतम हुआ है, ज्ञान भारतम हुआ अपना दिल्ली में। यहाँ पे इंडिया भर के जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उसको दिखाया गया है, ठीक है, उसको शोकेस किया गया है, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बोल रहे हैं कि जो अपना ये है प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्राइड एंडर्स को इंपॉर्टेंट डिजिटाइजिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये इनको अनपैरेलल्ड सिविलाइजेशन ट्रेजर बोल रहे हैं, अनपैरेलल्ड सिविलाइजेशन ट्रेजर, जो कि इंडिया में माना जाता है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट इंडिया में ही होता है, ये है। अब मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, देखिए मैन्युस्क्रिप्ट होता है कि जैसे पहले टाइम पे पेपर नहीं थे, जो हैंड रिटन नोट्स थे, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स ने लिखे हुए हैं, अपना बिर्च बार्क पे लिखा हुआ है, पाम के पत्ते पे लिखा हुआ है। पहले के टाइम पे आप देखते थे ना कि जो भी कोई पत्र भेजा जाता था तो किसके ऊपर लिख के भेजा जाता था, है ना, तो उनको मैन्युस्क्रिप्ट बोला जा रहा है। अब अगर मैन्युस्क्रिप्ट देखेंगे तो मैन्युस्क्रिप्ट बहुत सारे टाइप के हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये देखिए इनको बोला जाता है मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये सब। तो इंडिया जो है ये भंडार है, मैन्युस्क्रिप्ट्स का भंडार है, क्योंकि इंडिया में वैदिक एज में जो अपना संगम पीरियड है, वैदिक एज हो गया, संगम पीरियड हो गया, संगम पीरियड, गुप्ता एज हो गया, जो अपने कालिदास जी थे, तो कालिदास जी अपने पोएम्स और स्टोरीज कहाँ पे लिखते थे, ठीक है, विक्रमोर्वशी, ठीक है, ये अपना मेघदूतम, सब अपने मैन्युस्क्रिप्ट से लिखे ना। तो इंडिया हब है मैन्युस्क्रिप्ट का, दुनिया में इतना मैन्युस्क्रिप्ट कहीं नहीं पाया जाता, दुनिया में पूरे वर्ल्ड ओवर मैन्युस्क्रिप्ट कहीं नहीं पाया जाता है। तो उसी के बारे में बताया कि विद द 4000 करोड़ ज्ञान भारतम प्रोजेक्ट द गवर्नमेंट इज एमिंग टू क्रिएट एन इंस्टीट्यूशन ऑन द लाइन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया। मतलब जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है उसको प्रिजर्व करने के लिए अभी गवर्नमेंट अलग अलग स्टेप्स लेंगे, ठीक है, प्रिजर्व करने के लिए इसको अलग, और इसको ये डिजिटाइज कर देगी ताकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत इसको डिजिटाइज कर दे, ताकि इसका हनन ना हो, ठीक है। वरना कोई बोला कि ये हमारा है, क्योंकि देखिए जो वैदिक कल्चर है ऑल ओवर, जो कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, इधर भी कुछ मैन्युस्क्रिप्ट फैले हैं। आप अगर देखोगे मंदिर वगैरह तो आपको इधर भी बहुत सारे मिल जाए, पुणे की ये स्क्रिप्ट यहाँ का है। तो इसीलिए चाहते हैं कि इसको डिजिटाइज इंटेलेक्चुअल पायरेसी से बचाने के लिए, इनको डिजिटाइज करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आता है एक पेटेंट आता है, ठीक है, पेटेंट आता है, कॉपीराइट इश्यू आता है, अलग अलग प्रकार के आते हैं, ठीक है। अब इनके तहत अगर रजिस्टर कर देंगे तो आपका रजिस्टर किया हुआ या तो पेटेंट है या कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ठीक है, अगर वो आपका है तो उसको कोई और यूज नहीं कर सकता। अगर किसी ने और यूज किया तो आप उनको स्यू कर सकते हो केस, ये कोर्ट में, ठीक है। ये है नेक्स्ट, सेंटर क्लियर ट्रांसलोकेशन ऑफ टाइगर फ्रॉम तड़ोबा पेंच टू सह्याद्री। ये देखिए ये है तड़ोबा पेंच, तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, ठीक है, टू सह्याद्री टाइगर रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे ये बता, डिस्पाइट सह्याद्री टाइगर रिजर्व रिच फॉरेस्ट वेजिटेशन, इट्स टाइगर पॉपुलेशन हैज बीन लार्जली ट्रांजिएंट। मतलब इनका जो टाइगर पॉपुलेशन बहुत कम हो गया है, ठीक है। ओनली इन द रिसेंट पास्ट 3 मेल टाइगर हैव बीन फ्रीक्वेंटली रिकॉर्डेड ऑन द कैमरा ट्रैप। सिर्फ 3 मेल टाइगर रिकॉर्ड किए गए हैं। मतलब टाइगर का शॉर्टेज भी हो रहा है कहीं कहीं पे। हालांकि इंडिया 70% ऑफ द वर्ल्ड का टाइगर होल्ड करता है। दुनिया में जितने टाइगर है उसका 70% सिर्फ भारत में पाए जाते हैं, ठीक है, दुनिया में। इंक्रीज सिंस 2000 ड्यू टू कंजर्वेशन एफर्ट्स, ठीक है, नेपाल, भूटान। अब देखिए टाइगर कंजर्वेशन 1972 से आया था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। ये बॉडी बनाया गया ताकि टाइगर को कंजर्व कर सके। उसके पीछे एक कहानी आपको बताऊं, 1974 में अपने इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, वहीं पे जयपुर का एक राजा था, शायद से जयपुर का राजा था या फिर मेवाड़ का या फिर मड़वर का,
राजा था, ठीक है, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को टाइगर का खाल भेंट किया ताकि देखिए मैंने शिकार किया, बहादुरी का शिकार किया। अब इंदिरा गांधी देखी कि ये तो फिर मतलब सामने नहीं बोली, फिर बोली ये तो गलत बात है यार, टाइगर को मार के गिफ्ट किया जा रहा है, उनका खाल गिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो तभी उनके मन में आइडिया कि टाइगर को बचाना पड़ेगा, टाइगर का पॉपुलेशन भी कम हो रहा था, तो टाइगर को बचाना पड़ेगा, इसीलिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बना रहा है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके तहत भी टाइगर को शेड्यूल 1 के कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। ये अब यहाँ पे वही बताएगा, ट्रांसलोकेशन इज अ पार्ट ऑफ सेकंड फेज ऑफ लॉन्ग टर्म टाइगर रिकवरी प्लान इम्प्लीमेंटेड सह्याद्री टाइगर रिजर्व। यहाँ पे देखिए टाइगर कम है, मेल पॉपुलेशन कम है, तो टाइगर की आबादी बढ़ाने के लिए मेल और फीमेल टाइगर तो चाहिए ना, तो इसीलिए strengthen forest habitat prey base, the सह्याद्री टाइगर रिजर्व नेम्ड आफ्टर द सह्याद्री रेंज। अब वहाँ पे सह्याद्री टाइगर रिजर्व के बारे में बताया। देखिए महाराष्ट्र में टोटल कितने हैं, 6 टाइगर रिजर्व, ठीक है, टोटल 6 है। नावेगांव, तडोबा से ही सह्याद्री में लाया जा रहा है, नॉट फ्रॉम तडोबा से ही सह्याद्री में लाया जा रहा है। पेंच है, मेलघाट है, बोरघाट है, ठीक है, ये सब है। बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया में 58 टाइगर रिजर्व है अपने इंडिया में, ठीक है। काठमांडू रिजोल्यूशन, जेंजी रिवोल्ट इट्स रूटेड इन इयर्स ऑफ बिट्रेयल, इनइक्वालिटी, फेलियर टू डिलीवर प्रोमिसेस मेड इन 2006 पीस पैक्ट। जो मैंने बोला था ना कि 2006 में डेमोक्रेसी स्थापित की गई, डेमोक्रेसी कि ये आपको मिलेगा सब कुछ, ठीक है। अभी जस्ट हमने नेपाल के बारे में बात किया कि नेपाल में कैसे मोनार्की से, राणा के रूल से, मोनार्की और राणा के रूल से डेमोक्रेसी सेटअप हुआ। लेकिन डेमोक्रेसी सेटअप होने के बावजूद भी जो पीपल्स का राइट था उनको नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। करप्शन, नेपोटिज्म, ठीक है, ये सब प्रचलित था। आपको पता है हालांकि यहाँ पे डेटा दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये डेटा देखिए एनुअली 40 लाख से भी ज्यादा, इट इज 40 लाख से भी ज्यादा ये रोज अपना एनुअली जो पीपल माइग्रेट हो रहे थे, ठीक है, नेपाल से पीपल माइग्रेट हो रहे थे। उसका कारण क्या था, वही अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाना, ये सब। तो अब डेली के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट, तो डेली 1000 लोग नेपाल छोड़ के जा रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे, यूएस, दुबई, चाइना, जहां जाना था, ठीक है। अब ये देखिए ये कंसर्न वही था कि क्या प्रॉमिस डिलीवर नहीं हुआ, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, ठीक है। तभी तो जेनजी का ये रिवॉल्यूशन हुआ। जेनजी को प्रोटेस्ट नहीं, ये एक तरह का रिवॉल्यूशन माना जाएगा, या रिवॉल्यूशन तो पक्का माना जाएगा ना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था तो वहाँ के जो मोनार्क थे लुईस 16, उनको मार दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर है, इनको इस्तीफा देना पड़ रहा है। जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उनको रास्ते में मारा जा रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर को दौड़ा के मारा जा रहा है, लोकल एमएलए को स्ट्राइप किया जा रहा है, ठीक है, स्ट्राइप किया जा रहा है। तो यहीं पे ये वही बताया कि यहाँ पे अलग अलग देश में कौन कौन से रिवॉल्यूशन हुए, और वो जो रिवॉल्यूशन है वो कैसे नेपाल की रिवॉल्यूशन को मैच करते हैं, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग हुआ था स्प्रिंग रिवॉल्यूशन 2011 में हुआ था, ठीक है, 2011 में। इसको अरब स्प्रिंग बोला जाता था, अरब स्प्रिंग, ठीक है, इसको अरब। अब देखिए शुरू का ये वही करप्शन वगैरह के ये हो रहा था। देखिए जो अपना अरब स्प्रिंग था उसे मेन अरब स्प्रिंग, डेथ ऑफ मोहम्मद, वेलकम यार, मोहम्मद बौअज़ीज़ी, डेथ ऑफ मोहम्मद बौअज़ीज़ी, अ स्ट्रीट वेंडर इन तुनीशिया। जो अरब स्प्रिंग हुआ था वो तुनीशिया से शुरू हुआ था, तुनीशिया अपना यहाँ पे है। तुनीशिया मैप, ये देखिए अरब स्प्रिंग ऐसे ऐसे फैला था, यहाँ इतनी जगह फैला था, ये है तुनीसिया, यहाँ से अरब स्प्रिंग
स्टार्ट हुआ था, जब मोहम्मद बouazizi को, मतलब स्ट्रीट वेंडर था, उसको पुलिस ने गोली मार दिया था, ठीक है, सॉरी पुलिस ने गोली, उसको मतलब बहुत परेशान किया गया था, उसने खुद को आत्मदाह कर लिया, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है इतना परेशान किया उसको, उसने आत्मदाह कर लिया। क्योंकि देखिए जो उस समय चल रहा था वही यहाँ पे चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, सरकार का ओवर कंट्रोल, ओवर रेगुलेशन कि ये करना है, ऐसे करना है, मतलब लिबर्टी नाम की चीज नहीं थी। लिबर्टी डजंट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, लिबर्टी नाम की चीज नहीं थी, इसलिए अरब स्प्रिंग ट्रिगर हुआ। अब यहाँ पे वही बताया कि वहां पे क्या क्या हो रहा था, तो उसको अपने नेपाल से ये कैलकुलेट किया है कि नेपाल में अभी 34 लोग मर चुके हैं, 19 थे पहले, अभी 34 पीपल डाइड है, 34 पीपल डाइड, ठीक है, 34 पीपल डाइड। अब यहाँ पे वही बता रहे हैं कि कैसे कैसे ये हुआ। नॉट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट रिटायर्ड फॉलोइंग कमिटी गिवन बाय द वार्निंग पार्टीज टू अपहोल्ड सिविल लिबर्टी, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, वही ह्यूमन राइट्स हो गया, फंडामेंटल फ्रीडम, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ, मोर ओवर सीपीए, व्हाट इज सीपीए, कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट। जो कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट 2006 में हुआ था, कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट जो 2006 में हुआ था, ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात की गई थी, एम्प्लॉयमेंट की बात की गई थी, ठीक है, लिबर्टी की बात की गई थी, लेकिन वो सब मिला नहीं, ठीक है, इसीलिए तो 40 लाख बंदे, 40 लाख नेपाली हमेशा माइग्रेट हो रहे हैं, या तो इंडिया आ जा रहे हैं। आपको पता है इंडिया में आपको मोस्ट जो मोमोस वगैरह लगाते हैं ना, वो मोस्टली ऐसा माना जाता है कि नेपाल से आए हुए हैं, जो नेपाल के यहाँ पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एजुकेशन भी लेने आते हैं। आपने लास्ट टाइम सुना होगा अपना कलिंगा यूनिवर्सिटी में जो नेपाली स्टूडेंट था तो वहाँ पे विद्रोह हुआ था, है ना, जो नेपाली स्टूडेंट हुआ था तो फिर वहाँ पे विद्रोह हुआ था ना, तो ये वहीं पे बताया जा रहा है कि नेपाल के लोग या तो इंडिया आ जाते हैं या कहीं और। अभी देखिए जो अपने ये जो प्राइम मिनिस्टर बनी है नेपाल की, इन्होंने भी इंडिया में बीएचयू से पढ़ाई किया है, बीएचयू, ठीक है, बीएचयू से पढ़ाई की है। नेपाल में ना अच्छे एजुकेशन फैसिलिटीज है, इसीलिए तो देखिए वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही है, चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल, उन्होंने अपना एजुकेशन बीएचयू से लिया है, अपना वाराणसी है वहां से लिया है, ठीक है। तो देखिए ये सब वही दिखा रहा है कि वहां पे जब गवर्नमेंट ने कुछ दिया नहीं, इस वजह से प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक भी फुलफिल नहीं किया, कोई भी चीज फुलफिल नहीं किया। जो भी प्रॉमिस 2006 कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट में लिया गया था, कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट 2006 में बोला गया था कि एम्प्लॉयमेंट देंगे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन कम करेंगे, ठीक है, पॉवर्टी खत्म करेंगे, पॉवर्टी रिडक्शन, ये सब कुछ हुआ नहीं, ठीक है, पॉवर्टी रिडक्शन कुछ हुआ नहीं, इसीलिए तो जाके जनजी प्रोटेस्ट हुआ, जनजी प्रोटेस्ट तभी तो हुआ, है ना। द रूट कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट सच एज इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, आपने वही सुना होगा, ये उसी से रिलेटेड है, किससे, नेपो किड्स का जो आपने देखा होगा कि ये अपने वहां पे हैशटैग चल रहा था नेपो किड्स, ठीक है, नेपो किड्स वही चल रहा था। हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज, ग्लैरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इनजस्टिस, ठीक है, जस्टिस, रिपैट्रिएशन फॉर कॉन्फ्लिक्ट विक्टिम रिमेन लार्जली अनएड्रेस्ड। विक्टिम्स को मतलब जो भी प्रोटेस्ट में जो प्रॉब्लम्स है वो लार्जली अनएड्रेस रहते थे, ठीक है, लार्जली अनएड्रेस। तो यहाँ पे वही सब दिखाया गया है, ठीक है। द पर कैपिटा इनकम नेपाल इज $1400। सोचिए कितना कम है, पर कैपिटा $1400, ठीक है, कितना कम है देख लीजिए। नेपो किड्स, नेपो बेबी, urging the children are ruling a life succeed because the privileged wealth accumulated through corruption by the parents, not through their hard work। वही से नेपो किड्स का अपना चल रहा है, ठीक है। तो ये कारण था वहां पे लाना। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, फॉरेक्स रिजर्व प्राइस 698 बिलियन। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट देखिए, मतलब ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन जानना है कि फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या आता है, खाली वो देख लीजिए अपना। जो फॉरेन ये करेंसीज आता है, फॉरेन करेंसीज,
ये समथिंग अराउंड 574 बिलियन डॉलर है, ठीक है, 574 बिलियन डॉलर। फिर अपना आता है गोल्ड, समथिंग अराउंड 90 बिलियन डॉलर, 90 बिलियन डॉलर, 90 बिलियन डॉलर। उसके बाद आता है एसडीआर समथिंग अराउंड 18 बिलियन डॉलर, समथिंग अराउंड, ठीक है, 18 बिलियन डॉलर, ठीक है। उसके बाद आता है आईएमएफ का रिजर्व ट्रांच, ये समथिंग अराउंड 4 बिलियन डॉलर के आसपास रहता है, 4 बिलियन, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट तो 92 बढ़ के इतना हुआ 98 पॉइंट। इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है ये वर्ल्ड में आई गेस चौथे नंबर पे आता है, फर्स्ट पे चाइना है, ठीक है, चाइना फर्स्ट पे आता है, समथिंग अराउंड 4 ट्रिलियन, 4.1 ट्रिलियन डॉलर, बिलियन नहीं ट्रिलियन डॉलर। इसीलिए तो यूएसए चाइना से डरता है कि अगर कल चाइना ने ये 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर मार्केट में फेंक दिया तो कल का कल यूएस डॉलर कोलैप्स हो जाएगा, कल का कल यूएस डॉलर कोलैप्स हो जाएगा, कोई यूएस डॉलर परचेस ही नहीं करेगा, यूएस का वैल्यू खत्म हो जाएगा। इसीलिए चाइना से डरता है यूएसए, ठीक है। ये है एज मोदी विजिट मणिपुर, 5 की इश्यूज कॉन्फ्लिक्ट स्टेट। तब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अपना डायलॉग है कुकी और मिट्टी के बारे में बताया गया है। तो 5 कॉन्फ्लिक्ट है फ्री मूवमेंट का। इसमें क्या है, इसमें है कि जो कुकी और जो मिट्टी है ये एक दूसरे के एरिया में आने रहे हैं। जो बॉर्डर फेंस बना दिया गया है, ठीक है, बॉर्डर फेंस बना दिया गया है मिट्टी और कुकी के बीच में, यहाँ पे बॉर्डर फेंस बना दिया गया है, यहाँ पे बॉर्डर फेंस बना दिया गया है कि कोई एक दूसरे के एरिया में आएगा जाएगा नहीं, ठीक है, सिर्फ गुड्स एक्सपोर्ट वगैरह होंगे, बाकी कोई आया जाएगा नहीं। ये वहाँ पे फ्री मूवमेंट के लिए बोल रहे हैं, कुकी बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, जो ये है इसको रिजॉल्व करते हैं, फ्री मूवमेंट कर देते हैं। वरना जो ये देखिए ये लोग जो है ये मिट्टी आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, मिट्टी में क्या है, जो ये अपना इम्फाल है वहीं पे एयरपोर्ट है, ठीक है, और वहीं पे रीजन में मॉल, शॉपिंग मॉल, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं पे है। इनको यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है और इनको यहाँ नहीं जाने दिया, मतलब ये इनको अगर डायरेक्ट बाहर निकलना है तो ये लोग रोड से नहीं जा सकते हैं, इनको फ्लाइट से निकलना पड़ेगा। ये हो गया फ्री मूवमेंट के ऊपर बात किया जा रहा है, ठीक है। बफर जोन बनाने की बात कर रही है, जो अपना बफर जोन है, बफर जोन है यहाँ पे, ठीक है, ये बफर जोन है। नेक्स्ट है इंटर कम्युनिटी डायलॉग मतलब दोनों के बीच बात कराना जरूरी है, क्योंकि देखिए ये हुआ था मई 2023 में, ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ था। और कॉन्फ्लिक्ट क्यों अराइज हुआ था, जो मिट्टी है ना, मिट्टी ये एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब का डिमांड कर रहे थे। अब कुकी पहले से शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, ठीक है, जो कुकीज है ये पहले से ही शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, जो कुकी है ये पहले से शेड्यूल्ड ट्राइब है। अब वो ये बोले कि अगर मिट्टीज को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिल गया तो हमारे एरिया में आके ये लोग जमीन खरीदेंगे, क्योंकि देखिए जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ये होगा, अगर ये वाला एरिया शेड्यूल्ड ट्राइब्स का है ना, तो यहाँ पे जो मिट्टीज है यहाँ पे आके जमीन नहीं खरीद सकते, लेकिन जो कुकीज है यहाँ पे आके जमीन खरीद सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जमीन खरीद सकते हैं, रह सकते हैं। तो ये मिट्टी बोलते कि हमको भी शेड्यूल्ड ट्राइब का चाहिए, तो ये बोले कि नहीं तुम मांगोगे तो तुमको मारेंगे। तो उस वजह से पूरा प्रोटेस्ट, पूरा बवाल खड़ा हुआ, ठीक है। तो उनका ये जो कम्युनिटी डायलॉग उनका फिर से करना पड़ेगा। गवर्नमेंट फॉर्मेशन 21 मंथ हो गया, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल हो गया, वहाँ पे प्रेसिडेंट का रूल है, वहाँ पे 2 साल से प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर। और ये 11th टाइम है। मणिपुर अपने इंडिया का ऐसा स्टेट है जिसमें 11 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, सबसे ज्यादा, ठीक है। बॉर्डर सिचुएशन, देखिए बॉर्डर सिचुएशन में ऐसा माना जा रहा है ना कि जो कुकी वाला रीजन है ना, ये जो जहाँ पे कुकी रहते हैं ये अपना क्या म्यांमार से कनेक्टेड है, ठीक है, म्यांमार से कनेक्टेड। तो यहाँ पे ये देखिए जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर ये बहुत ही लो क्वालिटी, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कोई भी आ जा सकता है, ठीक है, कोई भी आ जा सकता है। मतलब म्यांमार कभी कभी यहाँ आ जाते हैं, और म्यांमार आपको पता है दुनिया भर में सबसे ज्यादा ड्रग्स जो बनता है म्यांमार में बनता है, ठीक है। आपने गोल्डन क्रेसेंट के बारे में सुना होगा, गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है, ये गोल्डन ट्रायंगल में आता है,
ये गोल्डन ट्रायंगल में आता है। सबसे ज्यादा यहाँ पे ड्रग्स बनाया जाता है, तो यही ड्रग्स ये कुकी को सप्लाई करते हैं, ठीक है, म्यांमार से कुकी में सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए बोलते हैं जो बॉर्डर फेंसेस है ना, बॉर्डर फेंसेस ये बहुत ही पोरस है। क्या है? पोरस है, मतलब कोई भी आ जा सकता है। तो उसी के ऊपर डिस्कस की बात कर रहे हैं। तो ये है इसका सिंपल शॉर्ट तरीके में 2 मिनट में, ठीक है। नेक्स्ट, अमेरिका ऑब्सेशन विद गन्स। अमेरिका में जितने पब्लिक नहीं है उससे ज्यादा गन है। आपको अमेरिका में जितने पब्लिक है उनके हर एक के पास आपको गन्स मिलेंगे, ठीक है, गन, क्योंकि वहां का आर्टिकल जो है जो सेकेंड अमेंडमेंट है ना, सेकेंड अमेंडमेंट 1791 में, जो सेकेंड अमेंडमेंट में बोला कि हर एक के पास गन रखने का हक है, हर एक के पास। तो अभी इन यूएस में 1.2 पर कैपिटा, मतलब हर एक बंदे के पास, किसी के पास 4, किसी के पास है, लेकिन हर एक बंदे के पास गन है। उसकी अमेरिका की आबादी कितनी है? समथिंग अराउंड 36 करोड़, समथिंग अराउंड 36 करोड़। लेकिन जो बंदूकें हैं इनके पास, जो बंदूकें इनके पास 42 करोड़ के आसपास है, 42 करोड़ के आसपास इनके पास बंदूकें हैं, ठीक है। तो वहीं पे पता चला कि देखिए यूएस में कितने बंदूकें हैं। ये गन होमिसाइड रेट्स इन द सिलेक्शन कंट्री, देखिए डेटा कंपाइल्ड बाय एवरीटाउन रिसर्च एंड पॉलिसी मल्टीपल सोर्स पब्लिश। होमिसाइड्स पर 1 लाख पॉपुलेशन, इतने लोग गन से ये होते मारे जा रहे हैं वहां पे, ठीक है। देयर आर 46,728 गन्स डेथ इन द यूएस इन 2023। सिर्फ 2023 में, सिर्फ 2023 में, सिर्फ 2023 में 46,728 लोग मारे गए, ठीक है। आपको याद है एक बार एक बच्चे ने अपने स्कूल में जाके गन चालू कर दिया, वहां पे कितने लोग, समथिंग अराउंड 12 से 15 लोग मारे गए थे, ठीक है। अब वो मेंटली डिसऑर्डर था, ठीक है। अब यहाँ पे ये अभी बातचीत हो रहा है कि गन का जो है ये यूएस में कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि अब लोगों के पास खाने ज्यादा गन है, वहां पे हर एक के पास गन है वहां पे। 11 मिनट देयर आर 128 गन डेथ डेली अमाउंटिंग टू 1 एवरी 11 मिनट। हर 11 मिनट में, हर 11 मिनट में लोग मर रहे हैं वहां पे, हर 11 मिनट में लोग वहां पे मर रहे हैं, ठीक है। हाँ, बस यही बताया गया है। गन सुसाइड एंड गन होमिसाइड इन द यूएस, इतने लोग मरते हैं वहां पे। नेपाल नेपो बेबीज, व्हाई नेपोटिज्म फोकस ऑन सो मेनी पब्लिक डिबेट्स। अब इसके ऊपर डिस्कस करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है बहुत बार नेपो किड्स के ऊपर, ठीक है, यूएस का। आरटीआई शिफ्ट टू अ राइट टू डिनाई इंफॉर्मेशन। इस आर्टिकल के ऊपर बात करें। देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया था? आरटीआई एक्ट आया था 2005 में, ठीक है। अब इसके ऊपर देखिए, इसके बहुत से क्लॉसेस है। देखिए यहाँ पे जैसे क्लॉज सेक्शन 8(1), सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज J of the article, a drastic alteration of section 8(1) that reduce the length of 6 words. This signifies the abbreviation makes it easy for most information denied. मतलब मोस्ट ऑफ ऐसे इंफॉर्मेशन, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे जनता को ये मिल सके, मतलब जानकारी मिल सके। फॉर एग्जांपल आपको एक आइडिया देता हूँ, अगर आपके यहाँ पे सड़कें नहीं बने हुए हैं या अगर लाइब्रेरी नहीं है, ठीक है, तो आप गवर्नमेंट को पूछ सकते हो क्या हमारे एरिया में, क्या हमारे एरिया में गवर्नमेंट ने रोड का कंस्ट्रक्शन चालू के लिए फंड एलोकेट किया है? राइट टू इन्फॉर्मेशन जो जिस भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में होगा उसको भेज सकते हो, तो वो भेजेगा इस एरिया में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहाँ से कहाँ तक, उसका पूरा इंफॉर्मेशन भेजेगा कि यहाँ पे फंड एलोकेट किया है कि नहीं किया, अगर किया है तो रोड क्यों नहीं बना है। इसके ऊपर आप कंप्लेन कर सकते हो लोकल एमएलए या फिर ये जो कि एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बताया कि मोस्ट ऑफ केसेस में जो राइट्स है ना ये डिनाई कर दिया जा रहा है, मोस्ट ऑफ केसेस में ये राइट्स डिनाई कर दिया जा रहा है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इशू इज द लैक ऑफ क्लियर कंसिस्टेंट डेफिनेशन पर्सनल इंफॉर्मेशन अंडर अमेंडमेंट आरटीआई। अब यहाँ पे देखिए एक 2019 में केस आता है सीजीआई केस, ठीक है। यहाँ बोला जाता है क्या चीफ जस्टिस जो जज है अपने, क्या वो भी अपने आरटीआई के पार्ट है? देखिए
आरटीआई क्लॉज 1 में, ठीक है, यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते कि मैं एक मांगता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपकी प्रेमिका, ठीक है, क्या वो उसका एज कितना है, कौन से स्कूल में पढ़ रही है, ठीक है, मुझे इस बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन जानना है। फॉर एग्जांपल आपको किसी मिनिस्टर की बेटी से प्यार है, ठीक है, अब आप बोलोगे मुझे मिनिस्टर की बेटी का डिटेल चाहिए, ये तो नहीं मिलेगा, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया। आर्टिकल क्लॉज 2, ये आर्टिकल क्लॉज 1 में ये बोला पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। अब आर्टिकल क्लॉज 2 में क्या बोल रहे हैं, वेरी आर्टिकल, तो यहाँ पे बता रहे थे कि आर्टिकल क्लॉज 1 में वो मिनिस्टर की कोई भी नॉर्मल भी हो, आपको उसका डेटा नहीं मिल सकता। तो वहीं पे सीजीआई बोलता है कि सीजीआई इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी मतलब सीजीआई का भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसका इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है, लेकिन उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकता। जो उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन रहता है वो नहीं मिल सकता आपको। अभी आपने लेटेस्ट देखा होगा कि जो अपने ये हाई अपने सुप्रीम कोर्ट के